फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। ये कहावत तो हमने जाने कितनी बार सुनी होगी, पर सुनने और करने में एक बहुत बड़ा फ़र्क होता है। दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं जो इस कहावत को सही साबित कर पाते हैं। उन्हीं चंद लोगों में से एक हैं कैप्टन राजेंद्र सिंह, जो हमेशा से ही फर्स्ट इम्प्रेशन से लोगों पर छाप छोड़ते आए हैं। आर्मी में उनके सीनियर्स हों या जूनियर्स, उन्होंने हमेशा अपने पहले इम्प्रेशन से ही सबको इम्प्रेस कर दिया। ऑपरेशन ब्रास टैक और ऑपरेशन पराक्रम में हिस्सा ले चुके कैप्टन साहब फिल्मों का भी शौक़ रखते हैं, पर ख़ास बात यह है कि ये फिल्में मनोरंजन और टाइम पास के लिए नहीं, बल्कि कुछ ना कुछ सीखने के लिए देखते हैं। सर, आर्मी में आपके फर्स्ट इम्प्रेशन का जिक्र हमने कई बार सुना है, उसकी पूरी कहानी क्या है? ट्रेनिंग करने के बाद में जब हम यूनिटों में पोस्टिंग जब जाने लगते हैं तो जो ट्रेनिंग जो उस्ताद देते हैं वो हमें कुछ गुर सिखाते हैं। तो वो कहते हैं कि भाई फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। तो हम यूनिट में चले जाते हैं। इत्तेफाक से हम संडे के दिन यूनिट को ज्वाइन करते हैं शाम के टाइम J&K में पुंछ में। तो मेरे पास सूबेदार मेजर आते हैं, देखते हैं, बातचीत करते हैं सेंटर में क्या क्या किया। तो बोला अच्छा तुमने स्पेशल गार्ड किया? मैं सर किया। तो बोला ओके ठीक है, कल आप कमांडिंग ऑफिसर के स्टिकमैन होंगे। अब कमांडिंग ऑफिसर आते हैं तो एक नया चेहरा कहानी सुनते देखा ही नहीं है। तो मुझे बताया गया कि भाई आपने ड्रिल ऐसे करनी है भाई। तो वहाँ पे जो फर्ज था वो कमज़ोर फर्ज था। तो वो जब आए तो मैं सावधान हुआ, तो वो सावधान जब मैं मारा जो पैर, तो वो फर्श टूट गया। बहुत ज़ोरदार ड्रिल है, इसने तो फर्श भी तोड़ दिया। वो अर्जुनेंट मेरे पास आया, बोले ये क्या किया तुमने? बोले सर अब मेरे को जो ड्रिल सिखाई गई है जो ट्रेनिंग में, तुम्हें तो वही स्टेप लेकर के मारा। तो जो मैं कह रहा था कि मेरे उस्तादों ने बताया था फर्स्ट इम्प्रेशन द लास्ट इम्प्रेशन, और वो इम्प्रेशन भी कोई अपने साथी के साथ नहीं, अपने NCO JCO के साथ नहीं, सीधा कमांडिंग ऑफिसर के साथ। सिनेमा का आपकी लाइफ में कितना इम्पैक्ट था? एक अलग तरह की बाकी लोगों से हट कर के जो नॉलेज थी उसके पीछे सिनेमा का बहुत बड़ा हाथ है। मैंने कभी भी सिनेमा को मनोरंजन के तौर पे नहीं लिया। मनोरंजन तो कराते ही हो, तो सभी को पता है। अभी उसमें तो फिल्म को चलाना तो गाने भी है, बजाने भी, सब सारी चीज़ है। लेकिन मैंने फिल्म का जो मोरल है, जो उसको हमेशा पकड़ा, और वो मुझे लाइफ में वो ही ऊपर लेता गया। वो वैसे तो कहे थे, लेकिन मैं सबसे ज़्यादा मनोज कुमार जी को मानता हूँ, क्योंकि वो देशभक्ति की फिल्में बनाते थे। तो मैं सिकंदराबाद कन्वर्सन ट्रेनिंग के लिए हैदराबाद, उस गन की जो नई बन के इंडिया में लॉन्च आई थी, उसकी कन्वर्सन ट्रेनिंग के लिए गया। तो जब मैं यूनिट में आया तो मेरे को कमांडिंग ऑफिसर बोला, ओ साला दिखाओ तुम उस गन के बारे में क्या क्या लिख के ले आए। तो मैंने बहुत अच्छी बुक जो ना नोट्स अपने बना लिए थे, भाई कल यूनिट को पढ़ाना है, मुझे बताना है। लेकिन फालतू टाइम में क्या है कि आदत होती है स्टूडेंट की, तो मैं उसमें कभी फलानी फिल्म का ये हीरो ये इस तरह के उसमें वो भी चीज़ किसी पेज पर लिख दी। तो मुझे कमांडिंग ऑफिसर बोला हाँ वो दिखाओ तुम क्या लेकर के आए हो। तो मैं बोले सर वो तो मैं आपको दिखा नहीं सकता। बोले क्यों? मुझे सर मैं बीच बीच में खाली टाइम में बोर हो जाता था, कुछ और चीज़ें लिख दिया उसमें। ओके साला, अब इस गन का फायर जो ना पूरी रेजिमेंट को तुम करके दिखाएगा, नहीं तो कोई साला कहीं गलती कर बैठेगा, कैजुअलिटी हो जाएगी। ठीक है। तो सर वो मेरे को बड़ा सौभाग्य, यूनिट में पहला एक इंडियन गन बन कर आई, उसका पहला गोला मैंने फायर किया। तो ये सौभाग्य मुझे मिला। और वो जैसा मैंने पहले कहा था कि फर्स्ट इम्प्रेशन, वो बार बार चीज़ जो ना मुझे याद आती थी। जहाँ भी जाओ पहले ही जो ना ऐसा इम्प्रेशन डाल दो बंदा जो ना हाँ भी इसमें कुछ दम है। आर्टिलरी और इन्फेंट्री दोनों में से फ्रंट लाइन में कौन होता है? इन्फेंट्री को टास्क दिया जाता है भाई इस टारगेट को आप कैप्चर करना,
तो आर्टिलरी पहले उनको पुल डाउन करती है। उस नफरी को कुछ मर जाएंगे आर्टी फायर से, कुछ कैजुअलिटीज हो जाएंगी। हम पीछे रह करके और फायर आगे देते हैं। अब कहते हैं भाई इन्फेंट्री आगे रहती है। अगर मैं कहूँ मेरे शब्दों में, तो इन्फेंट्री आगे नहीं फायर करती है, आर्टिलरी आगे फायर करती है। हमारी तो भी तो पीछे लगी है, हमारी ट्रूप्स पीछे हैं, लेकिन लड़ाई में क्या आमनेशन तो इम्पोर्टेंट है। अभी गोली, यहाँ गोला, तो हमारा गोला पहले जा रहा है। तो आप ये कह सकते हो आर्टिलरी आगे लड़ती, पीछे नहीं लड़ती, उसका सिस्टम पीछे है। नवंबर 1986 पाकिस्तान के साथ ऑपरेशन ब्रास टैग, ये क्या था और कैसे हुआ था? तो हम जब ब्रास टैग ऑपरेशन था तो हम अगरतला, वहाँ हमारी यूनिट लोकेशन था। वहाँ से हमें आदेश मिला कि मूव करो पश्चिमी बॉर्डर पे। अब कहाँ अगरतला है और कहाँ पश्चिम बॉर्डर है, पूरा हिली एरिया, और किसी को नहीं पता हम कहाँ जा रहे हैं। हम नीबुगाई जंक्शन तक जो ना वहाँ से आए, नीबुगाई से हमें ट्रेन मिली, और ट्रेन में बैठने के बाद में कमांडिंग ऑफिसर को भी ये नहीं पता कि आपको जाना कहाँ। जैसे जैसे चलते रहोगे आपको आदेश आते रहेंगे। अम्बाला जा कर के हमारी ट्रेन को रोक दिया गया। जहाँ भी हम जब रुकते थे तो देशवासी जो ना, छोड़ना नहीं है पाकिस्तान को, छोड़ना नहीं है पाकिस्तान को, बड़े रिस्पेक्ट से जो ना, तो विदेश में पता चल जाता अब इतना बड़ा मोबिलाइजेशन हो रहा है तो ये लड़ाई के लिए जा रहे हैं। तो हालांकि वो लड़ाई लगी नहीं, पूरी तैयारी थी, लेकिन वही पॉलिटिकल रोल पे कैसे समझौता हुआ, वो अटैक नहीं हुआ। पाकिस्तान के साथ 2001 में ऑपरेशन पराक्रम बहुत मुश्किल था कहा जाता है, क्यों? तो ये वो पराक्रम का जो मैं बता रहा हूँ, ये इतना पेनफुल था, इतना पेनफुल था कि हम आसाम एरिया से होली के दिन जो ना पहुँचे राजस्थान, नसीराबाद, और बारिक के अंदर, ये पहला ऑपरेशन था कि बारिक के अंदर आपको लड़ाई के आदेश दिए जाए। आमतौर पर लड़ाई की तैयारी होती है लिविंग एरिया से बाहर कहीं जंगल में डिप्लॉय होता है, और कंसंट्रेशन एरिया होता है, वहाँ पे लड़ाई की पूरी प्लानिंग बनती है और तब ऑर्डर्स होते हैं। लेकिन ये पहला ऑपरेशन था कि बारिक के अंदर, आप बारिक में खड़े और आपको टाइम दे दिया इतने तारीख को इतने बजे रेडी, यानी कि आपकी गन्स फायर करने के लिए रेडी चाहिए। तो बड़ी कठिनाइयाँ आती हैं, रेतीला इलाका है, पहली बार जा रहा है, कैसा इलाका है, अगर इतना बड़ी गन है, तोप है, वो रेत में चलेगी तो वो उसको निकालने के लिए एक्सपीरियंस नहीं है। नए बच्चे, उनको एक्सपीरियंस नहीं है कि कोई टैंक, हमारा टैंक हमको रगड़ के चला जाएगा नीचे जो ना, तो हम रातों को लालटेन रख देते हैं ताकि टैंक को समझ में आए कि कोई यहाँ फौज की डिप्लॉयमेंट ऑलरेडी है। और हर आदमी मतलब इतना परेशान था। लड़ाई अगर आमने सामने की हो जाए तब तो आदमी वही, एक बार फायर खुल गया तो फिर कोई डर नहीं है, लेकिन आप प्रेशर में रहो। तो बस एक ही, हर आदमी जो भी कम अधिकारी आई, अंडरग्राउंड हो जाओ, अंडरग्राउंड हो जाओ। अब उस रेतीले इलाके में कहाँ से अंडरग्राउंड हो, तो टाइम तो लगेगा। तो वो पराक्रम मैं कहता हूँ वो तो लड़ाई से भी ज़्यादा खतरनाक था। तो लड़ाई लग जाते तब तो कोई ऐसी बात नहीं, ठीक है या तो मरना है या मारना है। 1992 में पहली बार लेडी ऑफिसर्स की एंट्री हुई थी आर्मी में। आपका पहला एनकाउंटर कैसा था? रात को 3 बजे मुझे आकर के सेंट्री जगाता है, सर मतलब एक ऑफिसर आपको बुला रहा है। रात को कौन ऑफिसर आ गया, बोलो सर आपके ऑफिसर को बुलाओ।
तो मैं गया उनके पास, लेफ्टिनेंट लड़की, तो वो तो फौज का प्रोटोकॉल, सलूट तो भाई सीनियर है, उसको मारना है। साहब आप हैं यहाँ के इंचार्ज, तो मुझे माइन लगानी है, यानी कि इंजीनियर की थी वो लेफ्टिनेंट। सर मुझे आपके डिफेंस के आगे माइन लगाना है। तो मैंने सेना में, मैं मेडिकल में तो लेडीज़ देखी थी, लेकिन आजकल जो ना सेना में जो ना ऐसे डिपार्टमेंट को भी जो ना लड़कियां हैंडल कर रही हैं, और वो भी देखो रात को 3 बजे इतनी सर्दी के टाइम में, तो ये एक अलग से अनुभव। सर हमने सुना है कि पोस्ट रिटायरमेंट आपने अपना सारा टाइम अपनी पोती की सेवा के लिए कमिट कर दिया है। 6 महीने की थी तब उसको दौरे से आए थे, थोड़ा शरीर जो ना कंपन से, फिर उनको मेडिसिन दिला दिया, बोले ठीक है जैसे जैसे बड़ी होगी वो ठीक होती जाएगी, लेकिन वो नहीं हुई। और उस बीमारी का कोई डॉक्टर भी नहीं है, और जैसे जैसे बड़ी होती जा रही है परेशानी तो बढ़ती ही है। तो उसके भविष्य को भाई आगे कौन इसका क्या करेगा पता नहीं, हम रहेंगे नहीं रहेंगे। मुझे पेंशन मिलती है तो कुछ हिस्सा जो ना उसके लिए सेव करता हूँ, जैसे LIC वगैरह जो 2-3 महीने उनके लिए ले रखी है। तो ये है कैप्टन राजेंद्र सिंह जी, जो रिटायरमेंट के बाद भी रिटायर ना होके अपनी पोती की सेवा के लिए कमिटेड हैं। और अगर आपके पास भी ऐसी कोई अनसंग स्टोरी है तो कमेंट बॉक्स में लिखें और हमारे ईमेल आईडी पर मेल कीजिए। इस अनसंग स्टोरी को शेयर करें ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और ऐसी ही अनसंग स्टोरीज़ को विटनेस करने के लिए अनसंग इंडिया फाउंडेशन चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।